10 - 9 इक्वल टू 1 न्यूटन। ये 1 न्यूटन से ब्लॉक हमारा आगे जा रहा है, तो इसकी एक्सेलरेशन की बात करें तो इस प्लेन में 10 न्यूटन का फोर्स हम आगे खींच रहे हैं, -9 न्यूटन का फोर्स ये अपोज कर रहा है, इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना है, सॉरी एक्सेलरेशन हमें निकालना है, तो ये 1 न्यूटन हो गया और मास 4 दिया है इनटू एक्सेलरेशन, ए बराबर हो गया 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारा ये ब्लॉक आगे की डायरेक्शन में 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से ये आगे जा रहा है। ओके, तो ये था काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन में उतना कंफ्यूजन नहीं होता है, जो कि बहुत ही सिंपल होते हैं। बॉडी मूव कर रहा है तो उस पर काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, ठीक। लेकिन अगर हम स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करें, स्टैटिक फ्रिक्शन, इसमें बहुत सारी गलतियां होती हैं कि बच्चे कंफ्यूजन में गलती कर देते हैं। अभी सारा का सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कैसे, ऐसे। तो स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है, जब ये बॉडी कब हो, रेस्ट पे हो, ठीक। और ये कब लगता है, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या था कि वो कांस्टेंट था, एक बार जो काइनेटिक जितना लग गया उतना हमेशा लगता था। बट स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है कि ये वेरिएबल होता है, ये वेरी करता रहता है। वेरिएबल, वेरिएबल फ्रिक्शन मीन्स ये सेल्फ एडजस्टिंग होता है, ये अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता है। जैसे कि कोई ब्लॉक है या फिर मान लीजिए कोई बॉक्स है, अगर हम इसे धक्का दे रहे हैं या फिर खींच रहे हैं, तो सपोज मान लीजिए कि इस बॉक्स को खींचने के लिए हमें 10 न्यूटन की फोर्स की जरूरत है, कि हम इसे ब्लॉक पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो ये ब्लॉक मूव करेगा, ओके। अगर हम इस पर 10 न्यूटन से कम फोर्स लगाएंगे, लेस देन 10 न्यूटन फोर्स, तो ये बॉडी आगे मूव नहीं करेगा। तो इसमें कोई तो फोर्स है जो इसको रोक रहा है आगे बढ़ने से, तो वो क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन। और ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन वेरी करता है, वो वेरी करता है कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेके एफ लिमिटिंग, एफ लिमिटिंग, मतलब कि ये एक लिमिटिंग फोर्स तक ही ये वेरी कर सकता है। और लिमिटिंग फोर्स होता है एफ लिमिटिंग म्यू एस इंटू एन। फ्रिक्शन फोर्स का कोई फार्मूला नहीं होता है, सॉरी, स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है। देयर इज नो फॉर्मूला फॉर स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। तो ये म्यू एस क्या है, कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इसको हम एक क्वेश्चन से अच्छे से समझेंगे, ऐसे अच्छे से समझ में नहीं आएगा। हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 3 है ये, कि ये वही ब्लॉक है 4 किलोग्राम का ब्लॉक, ओके। ये सरफेस है, इसको हमने 6 न्यूटन के फोर्स से आगे खींचा, और इसका म्यू एस दिया है 0.2, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है म्यू एस।
इसमें हमें फाइंड करना है फ्रिक्शन फोर्स और एक्सेलरेशन। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले इसका एफवीडी बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम इसका होगा 4 किलोग्राम मास। ओके, इसका नॉर्मल रिएक्शन ये रहा एंड ये वेट mg और इस पे अप्लाइड फोर्स है 6 न्यूटन। तो इसका नॉर्मल रिएक्शन n इक्वल टू कितना है mg। तो सबसे पहले हम इसकी लिमिटिंग फोर्स चेक कर लेंगे। लिमिटिंग फोर्स इसलिए चेक करेंगे कि जो हम अप्लाइड फोर्स है, ये अप्लाइड फोर्स, तो अप्लाइड फोर्स अगर F लिमिटिंग, अगर F लिमिटिंग फोर्स से ज़्यादा होगा तो ये बॉडी मूव करेगा। तो ये बॉडी क्या करेगा, मूव करेगा। और एक यही कंडीशन है जिसमें बॉडी मूव कर सकता है। ठीक, अगर अप्लाइड फोर्स F लिमिटिंग से कम होगा तो बॉडी हमारा किस पे होगा, रेस्ट पे होगा। यानी कि लिख देते हैं अप्लाइड फोर्स अगर लेस देन होगा लिमिटिंग फोर्स से तो बॉडी किस पे होगा, रेस्ट पे होगा। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिमिटिंग फोर्स निकालते हैं। एफ लिमिटिंग क्या होता है, म्यू एस इंटू एंड नॉर्मल रिएक्शन। तो म्यू एस कितना दिया है 0.2 इंटू नॉर्मल रिएक्शन कितना है mg। तो 0.2 इंटू मास दिया है 4 किलोग्राम और g की वैल्यू होती है 10, तो ये हो गया 8 न्यूटन। एफ लिमिटिंग, ये जो इस ब्लॉक पे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो मैक्सिमम 8 न्यूटन तक इसे रोक सकती है। एफ एस इक्वल टू 8 न्यूटन। ठीक, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम 6 न्यूटन का फोर्स आगे लगा रहे हैं और इसमें फ्रिक्शन फोर्स 8 न्यूटन के से पीछे लग रहा है, तब तो इसका मतलब ये होगा कि बॉडी पीछे मूव करने लगेगी। ऐसा कहीं नहीं होता है कि हम फोर्स आगे लगाएं और बॉडी क्या करे, पीछे मूव करने लगे। तो हम ये कहेंगे इसका फ्रिक्शन फोर्स 8 न्यूटन है। फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू 8 न्यूटन, तो ये एकदम गलत है। तो इसका फ्रिक्शन फोर्स होगा क्या, ये हमने जो निकाला है ये लिमिटिंग फोर्स है। मतलब कि हम इस पे इस ब्लॉक पे फोर्स लगाए तो ये ब्लॉक ये मैक्सिमम 8 न्यूटन तक ये ब्लॉक क्या क्या कर सकता है, इस ब्लॉक को मैक्सिमम 8 न्यूटन फोर्स तक रोक सकता है। अगर हम 8 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगा के खींचे तब जाके ये ब्लॉक क्या करेगा, मूव करेगा। तो हमने इस पे क्या किया, 6 न्यूटन का फोर्स लगाया है और ये मैक्सिमम 8 न्यूटन तक इसे रोक सकता है। ठीक, तो इसका फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, इसका फ्रिक्शन फोर्स 6 न्यूटन हो जाएगा। अगर हम इस पे 5 न्यूटन का फोर्स लगाते इस ब्लॉक पे तो हमारा फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, 5 न्यूटन होता। मतलब कि 6 न्यूटन यानी कि 8 न्यूटन और 8 न्यूटन से हम जीरो के बीच जितना भी फोर्स लगाए, जो भी अगर मान लीजिए यहाँ पे वेरी करके जो भी फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ पे हमने 4 न्यूटन का फोर्स लगाया तो इसका फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, 4 न्यूटन। ठीक, तो बॉडी हमारा क्या है, रेस्ट पे है। बॉडी हमारा सॉरी बॉडी हमारा क्या है, रेस्ट पे है, क्योंकि हम 6 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं और ये मैक्सिमम
8 न्यूटन फोर्स तक रोक सकता है। जैसे कि वो बॉक्स वाली बात, ये बॉक्स है, हम इसको ये 10 न्यूटन के फोर्स से रोक रहा है और इसको हम 6 न्यूटन की फोर्स से आगे खींच रहे हैं, तो आगे तो जाएगी नहीं। तो ये होगा कि ये 8 न्यूटन है, तो या फिर हम अगर 8 न्यूटन लगाएंगे तो ये बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव। अब इससे थोड़ा सा भी ज़्यादा हम फोर्स लगाएंगे 8.1, ठीक, तो ये बॉडी क्या करने लगेगी, मूव करने लगेगी। नेक्स्ट सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जब बॉडी रेस्ट पे है तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। बॉडी वही है 4 किलोग्राम, ओके। ठीक, इस पे हम क्या कर रहे हैं, 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और इसमें म्यूएस दिया है 0.6 और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक म्यू के दे दे रहे हैं 0.4। ये तो काइनेटिक फोर्स पे लगेगा और ये किस पे लगेगा, स्टैटिक फोर्स पे। और इसमें फाइंड करना है, फाइंड फर्स्ट थिंग इज फ्रिक्शन फोर्स एंड सेकेंड थिंग इज एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका एफवीडी बनाते हैं। तो ये 4 किलोग्राम का ब्लॉक, ये नॉर्मल रिएक्शन, ये मास mg और इसी एक्सटर्नल फोर्स 20 न्यूटन। इसका नॉर्मल रिएक्शन n इज इक्वल टू क्या है, mg है, m कितना है, m4 है, g10 है, तो ये हो जाएगा 40 न्यूटन। 40 न्यूटन इसका क्या हो गया, नॉर्मल। ओके, तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, एफ लिमिटिंग लिमिटिंग फोर्स चेक कर लेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले इसका एफ लिमिटिंग निकाल के चेक करेंगे। तो एफ लिमिटिंग क्या होता है, म्यू एस इंटू एन। म्यू एस क्या है, 0.6 इंटू एन दिया है, नॉर्मल रिएक्शन हमने निकाला है 40 न्यूटन, तो ये हो जाएगा 24 न्यूटन। एफ लिमिटिंग 24 न्यूटन है। याद रखें, हम लिमिटिंग फोर्स केवल इसलिए निकाल रहे हैं, हम चेक करने के लिए। तो हमने अप्लाइड फोर्स क्या है यहाँ पे 20 न्यूटन और लिमिटिंग फोर्स कितनी है 24 न्यूटन। तो क्या बॉडी हमारा आगे मूव करेगा, नहीं मूव करेगा, यानी कि बॉडी क्या है, रेस्ट पे। तो बॉडी को अगर मोशन में लाना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, 20 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, सॉरी 24 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। सपोज दैट अगर हमने यहाँ पे 25 न्यूटन का फोर्स लगाया होता, तो एफ लिमिटिंग क्या है 24 न्यूटन और हमने कितने फोर्स से खींचा है 25 न्यूटन। तो 25 न्यूटन से खींचा है तो ये बॉडी तब क्या होती, तब ये बॉडी क्या होती, मोशन में होती। और इसका तब तब इस पे फ्रिक्शन कितना लगता, एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन, क्योंकि बॉडी अब मूव कर रही है तो मूव पे कौन सा फ्रिक्शन करता है, लगता है काइनेटिक फ्रिक्शन। और म्यू के कितना दिया है 0.4, 0.4 इंटू नॉर्मल रिएक्शन क्या है 40, तो ये हो जाएगा 16 न्यूटन। तब इस ब्लॉक पे कितना फोर्स कॉन्स्टेंटली लगेगी, 16 न्यूटन इस पे कॉन्स्टेंटली फोर्स लगेगी जब ये ब्लॉक मूव कर रहा है। बट इस क्वेश्चन में क्या दिया है, इस क्वेश्चन में यहाँ पे 20 न्यूटन है और 20 न्यूटन क्या है 24 न्यूटन से क्या है, कम है। तो ये यानी 20 न्यूटन जो है 24 न्यूटन से कम है, तो ये बॉडी क्या होगी, मूव नहीं करेगी, रेस्ट पे होगी। और रेस्ट पे होगी तो इसमें एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, 0।
अगर इसी ब्लॉक ए को मास कितना है 4 किलोग्राम और इस पे हमने फोर्स लगाया है 25 न्यूटन और इसका एफ लिमिटिंग कितना आया था म्यू एस दिया है 1 सेकेंड म्यू एस दिया है 0.6 और म्यू के दिया था 0.4 इसमें एफ लिमिटिंग कितनी आई थी 24 न्यूटन और इसको हमने 25 न्यूटन से आगे खींच रहा है तो इसमें अप्लाइड फोर्स ज्यादा है एफ लिमिटिंग क्या है मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स तो ये ब्लॉक किस एक्सेलरेशन से मूव करेगी तो 25 न्यूटन का हमने फोर्स लगाया है और मैक्सिमम ये 24 न्यूटन से अपोज कर रहा है तो इसका मास है 4 इनटू एक्सेलरेशन क्या है एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन हमें निकालना है तो चूंकि इसमें एक मिस्टेक ये हो गया कि हमने जो ये 24 निकाला है ये एफ लिमिटिंग है ठीक मिस्टेक ऐसे ही होती है और जब बॉडी मूव करने लगेगी तो उस पर कौन सा फोर्स लगने लगेगा काइनेटिक और हमने यहाँ पे क्या डाला है स्टैटिक ये एफ लिमिटिंग मैक्सिमम हमने स्टैटिक डाला है तो बॉडी जब मूव करने लगेगी तो उस पर कौन सा फोर्स लगेगा उस पर फोर्स लगेगा काइनेटिक तो 25 न्यूटन से आगे जा रही है माइनस यहाँ पे फ्रिक्शन कौन बन रहेगा काइनेटिक फ्रिक्शन इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन मास है 4 इनटू एक्सेलरेशन ए तो इसका एफ के क्या होगा एफ के म्यू के इंटू एन म्यू के क्या है म्यू के है 0.4 इंटू नॉर्मल रिएक्शन क्या था 40 तो इस पे फोर्स 60 न्यूटन इस पे कॉन्टिन्यूसली 60 न्यूटन 60 न्यूटन फोर्स लगेगा और ये बॉडी किस में है मोशन में है ये हो गया 25 माइनस 16 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्सेलरेशन तो ये हो जाएगा 9 4 इंटू ए आ जाएगा 2.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो ये 2.25 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर के हिसाब से ये क्या कर रहा है आगे मूव कर रहा है इस क्वेश्चन में हम ये देख रहे हैं कि जो एफ लिमिटिंग फोर्स है और ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है एफ लिमिटिंग क्या मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स है और काइनेटिक फ्रिक्शन कितना है 60 न्यूटन ये कॉन्टिन्यूसली है और ये वेरी कर रहा है तो ये मैक्सिमम 24 न्यूटन तक वेरी कर सकता है स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा कांस्टेंट कितना रहेगा 60 न्यूटन तो कहीं ना कहीं जो एफ लिमिटिंग फोर्स होता है लिमिटिंग फोर्स वो काइनेटिक फ्रिक्शन से क्या होता है ज्यादा होता है एफ लिमिटिंग यानी कि मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स कहीं ना कहीं ये ज्यादा होता है किससे काइनेटिक फ्रिक्शन से तो इसको ग्राफ से हम देखें फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स तो याद करिए इस ब्लॉक में तो अगर हम अप्लाइड फोर्स 2 रख रहे थे तो उसमें
फ्रिक्शन कितना हो रहा था, मान लीजिए कि सॉरी ये ब्लॉक है, इसको हम 20 न्यूटन के फोर्स से खींच रहे हैं, तो इसमें जहाँ तक एफ लिमिटिंग होती थी वहाँ तक हमारा मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स होता था, कि वहाँ तक हम स्टैटिक फोर्स उस ऑब्जेक्ट के फोर्स अप्लाइड फोर्स का अपोज कर सकता है। और ये जब बॉडी मूव करने लगती थी तो इस पे काइनेटिक फ्रिक्शन वर्क करने लगता था। तो अगर इसका एफ लिमिटिंग अगर 21 न्यूटन है तो 20 न्यूटन पे ये ऑब्जेक्ट आगे जाएगा नहीं। तो सपोज दैट मान लीजिए कि यहाँ पे हमने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया तो इसका फ्रिक्शन क्या हो गया 2 न्यूटन। अगर 5 न्यूटन का फोर्स लगाया तो यहाँ पे इसका फ्रिक्शन क्या हो जाता 5 हो जाता था। तो 21 न्यूटन या फिर इससे ज़्यादा लगाएंगे तब जाके बॉडी मूव करेगी। इसका मतलब कि यहाँ पे ये इसका जो ग्राफ बनेगा ये स्ट्रेट बनेगा, और ये इस पे ये क्या है स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है जब बॉडी रेस्ट पे हो। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन वेरी वेरी कर रहा है, मीन्स वेरिएबल है। और जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन वो क्या है, कांस्टेंट है, एक बार जितना लग गया उतना ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर यहाँ पे हम देखें इस ब्लॉक की बात करें तो लिमिटिंग फोर्स 21 न्यूटन था और हमने 20 न्यूटन का फोर्स लगाया है। तो ये ब्लॉक 21 न्यूटन या उससे कम लगाएं तो ये बॉडी किसी भी हालत में मूव नहीं करेगी। इस पे हम 21 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन वर्क करेगा, और जो कि स्टैटिक फ्रिक्शन से हमेशा क्या होता है, कम होता है। सो यहाँ पे ये ग्राफ थोड़ा नीचे गिर जाएगा और ये कॉन्स्टेंटली आगे की तरफ चलता जाएगा। तो ये था हमारा क्या था, काइनेटिक फ्रिक्शन जो कि कांस्टेंट होता है, एक बार जितना लग गया उतना लगता जाएगा। और ये जो पॉइंट है हमारा ये है मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। आई थिंक काइनेटिक फ्रिक्शन का और स्टैटिक फ्रिक्शन का कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि ये कब लगता है और कब नहीं लगता है। तो हम नेक्स्ट अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, एंगल ऑफ रिपोज। अभी तक हमने जो भी पढ़ा उस ऑब्जेक्ट को हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा था। अगर हम ऑब्जेक्ट को इंक्लाइन प्लेन पे रख दें तो फिर इसके फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेंगे और कैसे लगेंगे। तो इसका एंगल ऑफ रिपोज हम स्टार्ट करते हैं, ये नॉर्मल डायरेक्शन और ये एम जी, ये एम जी कॉस थीटा और ये एम जी साइन थीटा। ये थीटा है तो ये भी थीटा हुआ, तो ये एम जी कॉस थीटा और ये एम जी साइन थीटा, ये इसके कॉम्पोनेंट है। तो एंगल ऑफ रिपोज है क्या, कि किसी इंक्लाइन प्लेन पे बॉडी रखी है, सपोज दैट शुरू शुरू में वो मूव नहीं कर रही है, ओके। तो ये थीटा एंगल है, हमने थीटा एंगल को थोड़ा बढ़ाया, ठीक, थीटा बढ़ गया थोड़ा। तो अब भी देख रहे हैं कि बॉडी नीचे मतलब मोशन में नहीं आ रही, नीचे नहीं गिर रही है।
फिर हमने थोड़ा इस एंगल को और थोड़ा एक्सटेंड किया, तो हम ये देख रहे हैं कि ये बॉडी अब मूव करने लगेगी, मूव कर रही है बॉडी। तो ये जिस एंगल पे ये बॉडी मूव करना स्टार्ट कर दी है या फिर स्टार्ट करने वाली है, उस एंगल को हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिपोज, थीटा आर, एंगल ऑफ रिपोज। एज यू नो कि अगर थीटा की वैल्यू बढ़ती है तो साइन थीटा की भी वैल्यू बढ़ती है, अगर थीटा की वैल्यू घटती है तो कॉस थीटा की वैल्यू घटती है। तो यहाँ पे हम ये देखें, अगर थीटा बढ़ेगी तो साइन थीटा बढ़ेगी, यानी कि एम जी साइन थीटा क्या होगा? बढ़ेगा। और अगर थीटा घटेगी तो एम जी कॉस थीटा कम होगा। तो यहाँ पे एक ये भी कारण है कि ये एम जी साइन थीटा, ये जो अप्लाइड फोर्स है, जो जो इस बॉडी को मूव में ला रहा है, वो इस फोर्स से ज़्यादा होता जा रहा है। तो बॉडी क्या करेगा? मूव करेगा। और बॉडी तभी मूव करता है जब उसका अप्लाइड फोर्स उसके लिमिटिंग फोर्स से ज़्यादा होता है। एफ अप्लाइड इज ग्रेटर देन एफ लिमिटिंग। तो ये किस में आ जाएगा? मोशन में आ जाएगा। तो इसकी एफ लिमिटिंग की बात करें तो एफ लिमिटिंग कितना होगा? म्यू एस इंटू एन। म्यू एस नॉर्मल क्या है? एम जी कॉस थीटा। और एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज क्या है? कि उस एंगल पे बॉडी हमारा जस्ट अबाउट टू मूव होने वाला होगा। तो जस्ट अबाउट टू मूव जब होने वाला होगा, जस्ट अबाउट टू मूव, इस कंडीशन में क्या होगा कि अप्लाइड फोर्स एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू एस एम जी कॉस थीटा, इसके इक्वल होगा। तभी वो बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव करने वाला होगा। और जब एफ लिमिट एफ अप्लाइड जब एफ अप्लाइड अगर एफ अप्लाइड जब इस लिमिटिंग फोर्स से ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा? ये तब तो बॉडी मूव करने लगेगा। लेकिन जब ये इक्वली होगा तो बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव होगा। तो ये तो जस्ट अबाउट टू मूव होगा तो ये एंगल क्या होगा? एंगल ऑफ रिपोज। ओके, तो एम एम कैंसिल आउट, जी जी कैंसिल आउट, ये हो जाएगा tan थीटा आर इज इक्वल टू म्यू एस एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू tan थीटा, सॉरी, tan इनवर्स म्यू एस। तो हमने इसमें ये स्टडी किया कि ये इंक्लाइन प्लेन है और ये थीटा एंगल, ये हमारा ब्लॉक बी। तो ये ब्लॉक बी तभी मूव करेगा जब जब थीटा इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिपोज। तो मोशन हमारा क्या हो जाएगा? स्लाइडिंग स्टार्ट, यानी कि वो मोशन में आ जाएगा। ओके, और जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाता है तो उस पर कौन सा फ्रिक्शन लगता है? काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इस पर काइनेटिक फ्रिक्शन वर्क करने लगता है, जो कि क्या होता है? एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन। अगर इस बॉडी पे, इस ब्लॉक बी पे जो एंगल थीटा है वो एंगल ऑफ रिपोज के अगर इक्वल होता तो क्या होता? तो बॉडी क्या होती? जस्ट अबाउट टू मूव।
वो जस्ट अबाउट टू मूव होनी होती, और उसमें लिमिटिंग फोर्स म्यू एस एन एफ अप्लाइड के इक्वल होता है, एफ अप्लाइड के इक्वल होता है, जिसमें बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव होने वाली थी। और थर्ड केस क्या है कि अगर थीटा इज लेस देन एंगल ऑफ रिपोज होता तो क्या होता, तब बॉडी क्या होती, रेस्ट पे होती, और रेस्ट पे होती तो नो स्लाइडिंग, कोई भी स्लाइडिंग नहीं होती। और इसका स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, अप्लाइड फोर्स, मतलब हम जितना फोर्स लगाएंगे वो सारा का सारा फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन में चला जाएगा। इस पे एक बढ़िया से एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल ये है, if angle of repose is 45 degree, if angle of repose 45 degree, then find if body is at rest or motion. Also calculate friction force. ये फिगर दे रखा है, ये 30 डिग्री थीटा एंगल है, और ये मास m, ठीक। तो इसकी FBD बनाए तो ये नीचे क्या आ जाएगा, mg, ओके। और ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा रहेगा, थीटा यानी कि 30 डिग्री, तो ये mg साइन 30 डिग्री, और ये mg cos 30, सॉरी, ये mg cos 30 डिग्री होगा, और ये mg साइन 30 डिग्री। तो इसमें जो थीटा गिवन है वो क्या है, 30 डिग्री है, और इसका एंगल ऑफ रिपोज कितना है, 45 डिग्री है। तो इसमें एंगल ऑफ रिपोज ज़्यादा है गिवन एंगल 30 डिग्री से, तो ये बॉडी क्या होगी, रेस्ट पे होगी, बॉडी मूव नहीं करेगी, क्योंकि एंगल ऑफ रिपोज ज़्यादा है, यानी कि इसको और ऊपर करेंगे, इसके एंगल को और बढ़ाएंगे तब तो जाके बॉडी मूव करेगी। तो इसमें एफ लिमिटिंग म्यू एस डॉट एन होगा, और इसकी जो ये अप्लाइड फोर्स है, ये इसकी अप्लाइड फोर्स हो जाएगी, जो इसको मूव कराना चाह रही है, यही इसका क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि बॉडी का एंगल ऑफ रिपोज ज़्यादा है, तो इसका मतलब बॉडी इस पे रेस्ट पे है, तो रेस्ट पे जो अप्लाइड फोर्स होगा वही इसका क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा। एक क्वेश्चन आता है कि डेफिनेशन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एट एटॉमिक लेवल। तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखें, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर माइक्रोस्कोप से देखें, तो उसमें छोटे छोटे ये इरेगुलर पार्ट्स होते हैं, इरेगुलर
पार्ट्स। और ये जब इरेगुलर पार्ट्स किसी सरफेस से कांटेक्ट में आते हैं तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, जकड़ लेते हैं, तो जिससे ये बॉडी मूव नहीं करना चाहती है। और इस पे हम जैसे ही फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये अप्लाई फोर्स करने के बाद ये मूव करने वाला होता है या फिर करने लगता है। और इनकी जो ये जकड़न है वही क्या है, फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स। तो ये होता है एटॉमिक लेवल पे फ्रिक्शन फोर्स। इनके इरेगुलर पार्ट्स दूसरे सरफेस के इरेगुलर पार्ट से एक दूसरे को जकड़ के रखे होते हैं।